हेलो डियर स्टूडेंट। सो पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में बेसिक बेसिक बातें देख ली थी। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक क्या होता है, उनके गुण क्या थे, ये सब हमने लास्ट लेक्चर्स में देख लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 84 पे, जहां पर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के वर्गीकरण के साथ साथ धातु, अधातु और उपधातु का वर्गीकरण भी हमको देखना है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। धातु, अधातु और उपधातु के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। तत्वों के एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में वर्गीकरण के अलावा इनके गुणों के आधार पर मोटे तौर पर इन्हें धातुओं और अधातुओं में भी विभाजित किया जा सकता है। यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो तत्व हैं, हम उन्हें धातु और अधातु में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। ज्यादातर जो ज्ञात तत्व है उनमें से 78% से ज्यादा संख्या धातुओं की है। यानी कि पीरियोडिक टेबल में ज्यादा क्या है? धातुएं। अधातुएं कम है और उपधातु तो बहुत ही कम है। अब यहां पर हमें क्या क्या पढ़ना है? पहला एक क्वेश्चन आता है, धातुओं के गुण लिखिए। आपके बोर्ड्स में आएगा, धातुओं के गुण लिखिए। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उसके आंसर लिखेंगे क्या क्या। पहला पॉइंट, धातुएं कमरे के ताप पर सामान्यतया ठोस होती है, पर इसमें कौन अपवाद है? एक प्रश्न जो 1 मार्क में आएगा कि ऐसी धातु बताओ जो ठोस नहीं, रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड होती है या द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी और गैलियम और सीजियम, इनके गलनांक काफी कम होते हैं, जिसमें से मरकरी तो हमेशा द्रव अवस्था में ही मिलती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया धातुओं का पहला गुण की सामान्यतया ठोस होती है। दूसरा पॉइंट, धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, तीसरा गुण हो जाएगा। फोर्थ वाला गुण, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आघातवर्धी। आघातवर्धी मतलब जब अपन किसी चीज को हथौड़े से पीटते हैं तो पीटने पर उससे पतली चादर बनाई जा सकती है। जैसे आप देख सकते हैं, लोहे को शीट करके लोहे की शीट बन जाती है। आपने चांदी का वर्क मिठाइयों के ऊपर देखा होगा, उसको पीट पीट के पतली शीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यानी कि इसके अंदर ये आघातवर्धी होती है। और दूसरी बात, ये तन्य होती है, मतलब उनको खींचकर उनके पतले तार बनाए जा सकते हैं। तो ये यहाँ पर 4 या 5 पॉइंट हो गए जहां पर आपके धातुओं के गुण अगर आते हैं तो आप एग्जाम में लिख देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि अधातुओं के गुण लिखिए। ठीक है, तो इसके जस्ट ऑपोजिट आपके अधातु होंगे। यहां पर देखिए, यहां से शुरू है। अधातु कक्ष के ताप पर ठोस और गैस होती है। बहुत सारी अधातुएं जो ठोस है, गैस है। सेकंड, इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। ठीक है। तीसरा, ये ताप तथा विद्युत के अल्पचालक या कुचालक होते हैं। कभी भी अधातु विद्युत की चालक नहीं होती है। ठीक है, बहुत ही कम होती है, सिवाय ग्रेफाइट के कोई और नहीं होती है। इसके बाद बहुत से धातु, ये चौथा, कि ये ठोस एवं भंगुर होते हैं, ये आघातवर्धी और तन्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन देखें तो ये तो धातु और अधातु के गुण हैं। अब ये बता रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में धातु और अधातु कहां रखे हैं। तो देखो, धातु के लिए आप यहां देखिए, जो धातुएं हैं मैं आपको पीरियोडिक टेबल में ही बता देती हूँ। ये वाला पूरा एस ब्लॉक, पूरा का पूरा जो एस ब्लॉक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, एस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं। ये सभी तत्व क्या हैं? धातुएं। एक्सेप्ट, अपवाद कौन है? हाइड्रोजन। एस ब्लॉक में एक तत्व रखा है हाइड्रोजन, जो सिर्फ वो ही अधातु है। इसके अलावा एस ब्लॉक के सारे तत्व धातुएं होते हैं। कौन अपवाद है? हाइड्रोजन, जो ग्रुप 1 में रखा है। ठीक है, इसके बाद डी ब्लॉक जो है, ये डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक पूरा 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 इसके अंदर क्या उपस्थित होती है? धातुएं। तो डी ब्लॉक में भी पूरी तरीके से धातुएं हैं। एफ ब्लॉक भी पूरी तरीके से धातुओं से भरा हुआ है। ठीक है, तो कहां कहां धातु उपस्थित है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में तो पूरा पूरा है, बस एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़ के। और सबसे बड़ी बात, धातुएं पी ब्लॉक में भी है। कैसे? अब पी ब्लॉक को यहां ध्यान से देखो, ये जो आपका है ना, पेज नंबर 82 पर ध्यान से देखो। पी ब्लॉक में आपको 3-4 कलर्स दिख रहे हैं। यहां पर जो ये ब्लू कलर दिख रहा है, एक जिगजैग लाइन दिख रही है आपको, एक जिगजैग लाइन दिख रही है। जिगजैग लाइन से इधर की ओर ये सब क्या है? ये सब आपकी धातुएं हैं। इनको आप हाईलाइट कर लीजिए। क्या? कि ये जो इधर वाला पार्ट है, मैं इसको ऐसे बना देती हूं, ये सब यहां से जो जिगजैग लाइन है, ये जिगजैग लाइन वाले इधर वाले सब क्या हो गई? ये सब धातुएं हैं। फिर आपको दिख रहा है यहाँ पर ये सिलिकॉन, जर्मेनियम। मैं आपको ये
सिलिकॉन दिख रहा है, जर्मेनियम दिख रहा है, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोरियम, एस्टाटाइन। यानी कि एक जिगजैग लाइन इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में दिख रही होगी। ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब हैं उपधातु। ठीक है, तो आपको पीरियोडिक टेबल में ये जो दिख रहे हैं ये सब क्या हो गई, उपधातु। और इस जिगजैग लाइन से राइट साइड में दाईं ओर जो भी लगा है, कौन लगा है, ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब जो इधर वाली चीजें हैं ये सब हैं अधातुएं। तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में तीनों तरीके के तत्व हैं, इसमें धातुएं भी होती हैं, यहां पर उपधातु भी रखी है और यहां पर अधातु भी रखी है। तो अगर आपसे पीरियोडिक टेबल में पूछा जाए तो एस ब्लॉक में क्या होती है, एस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, डी ब्लॉक में सभी तत्व धातुएं होती है, एफ ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं होते हैं और पी ब्लॉक में तीनों तरीके के तत्व उपस्थित हैं, धातु, अधातु और उपधातु। उपधातु कहाँ है, जो पी ब्लॉक में एक जिगजैग लाइन दिखेगी, इस जिगजैग लाइन पर कौन रखा है, उपधातु। उपधातु के लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाईं तरफ देखोगे तो क्या होंगी, धातुएं, और दाईं तरफ देखोगे तो अधातुएं। यानी कि ये जो जिगजैग लाइन है ये धातु और अधातु को अलग करने की दीवार ही कह सकते हो आप। ठीक है, और कितनी उपधातुएं पता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, एस्टाटाइन। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगी, उपधातु। तो सीधी सी बात है, आपको एसपीडीएफ ब्लॉक की सारी बातें समझ में आ गई हैं। ठीक है, कि और धातुओं के अगर गुण पूछे जाए एग्जाम में तो आप यहां से लिख देंगे, अधातुओं के गुण आप यहां से लिख देंगे। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि उपधातु किसे कहते हैं। यहां पर देखिए पेज नंबर 84 पर देखिए, अधातुओं के गुण के बाद, तत्वों की धात्विक से अधात्विक गुणों में परिवर्तन एकदम से नहीं होता, बल्कि यह परिवर्तन एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जिगजैग लाइन के रूप में मिलता है। आपने टेबल में भी देखा जिगजैग लाइन रखी हुई है। आवर्त सारणी से विकर्ण टेढ़ी मेढ़ी रेखा के आसपास कौन कौन रखा है, जर्मेनियम, देखो जर्मेनियम का जो सिंबल है वो है GE, जर्मेनियम, सिलिकॉन SI, आर्सेनिक AS, एंटीमनी SB, टेल्यूरियम TE। ये जो है ये दोनों, ये सब तत्व धातुओं और अधातुओं दोनों के लक्षण दर्शाते हैं, इन तत्वों को उपधातु कहते हैं। तो ये आपकी अगली परिभाषा आ गई कि उपधातु किसे कहते हैं। तो वे तत्व जो धातु एवं अधातु दोनों के गुण दिखाते हैं हम उन्हें उपधातु कहते हैं। उपधातु के उदाहरण कौन है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये सब उपधातु होते हैं। तो यहां पर आपका प्रश्न आ गया, उपधातु किसे कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में आ जाएगा तो आप इसको कर देंगे राइट, और इसके उदाहरण भी आप याद कर लेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, सबसे बड़ा चीज आ रही है पूरी पीरियोडिक टेबल की, वो आ रही है तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता। आवर्तिता अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सवाल आता है कि आवर्तिता क्या होती है। ठीक है, आवर्तिता क्या होती है, जैसे आप को मैं एक एग्जाम्पल से इस बात को समझाती हूं कि अगर कोई आपने ग्रुप देखा, जैसे हमने देखा ग्रुप नंबर 1 यानी कि वर्ग 1, इसमें देखो हाइड्रोजन, इसके नीचे लिखा है लिथियम, हाइड्रोजन के नीचे कौन आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। अगर अपन वर्ग 1 को देखें तो वर्ग 1 को देखते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो क्या हो रहा है, ये आवर्त में अगर देखें तो हाइड्रोजन, फिर इधर हीलियम रखा है, फिर लिथियम के बाद इधर बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो जब हम घूम के वापस यहीं आते हैं, जैसे हाइड्रोजन के जो गुण है उसके पीछे कौन रखा है, लिथियम। तो हाइड्रोजन के पीछे लाइन में लिथियम रखा है, तो हाइड्रोजन और लिथियम के गुण एक जैसे हैं, फिर सोडियम के गुण एक जैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी एग्जाम देने बैठे, आपके एग्जाम देने बैठे हैं और आपके क्लासरूम में 2 क्लास के बच्चों का नंबर आया हुआ है। एक टेबल पर इधर एक 9th का बच्चा बैठा है और एक 11th का बच्चा बैठा है। ठीक है, फिर उसके बाद उसके पीछे वाली टेबल पे 9th के पीछे 9th ही बैठेगा और 11th के पीछे 11th वाला ही बच्चा बैठेगा। यानी कि फिर तीसरे टेबल पे देखेंगे तो 9th के पीछे 9th, 11th के पीछे 11th वाला बच्चा बैठेगा। तो आपको क्या दिख रहा है कि जब हम एक टेबल से घूम के वापस दूसरी टेबल पे आ रहे हैं तो एकदम समान गुणधर्म वाले बच्चे बैठे हैं, यानी कि 9th क्लास के पीछे 9th क्लास, फिर घूम के आओ फिर 9th क्लास। तो एक समान समय अंतराल पर सेम बच्चे बैठे हुए हैं। तो जब कोई गुण एक समान समय अंतराल पर
रिपीट होते हैं उस टर्म को कहते हैं आवर्तिता, उस टर्म को कहते हैं आवर्तिता। यानी कि अगर पीरियोडिक टेबल में तत्व एक के नीचे एक रखे हैं, हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये देखो ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें लिथियम, लिथियम के नीचे कौन रखा है, बहुत उधर आप घूम के आए हो और आखिरी में लिथियम के नीचे कौन रखा है, सोडियम। लिथियम के गुणधर्म सोडियम के जैसे होते हैं। फिर घूम के आओगे तो सोडियम के नीचे पोटेशियम रखा है, उसके गुणधर्म उसके समान है, ऊपर वाले के समान। फिर घूम के आओगे तो रुबिडियम के समान है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब एक परिवार के लोग हैं, तो इन सबके गुणधर्म समान है। तो जब एक निश्चित समय अंतराल के बाद तत्वों के गुणधर्म में समानता या रिपीटेशन होता है, इसे हम बोलते हैं आवर्तिता। ठीक है, अब अपन इसको पढ़ के देखते हैं क्या होता है आवर्तिता। लेट्स सी। देखो, आवर्त सारणी में, गो टू द पेज नंबर 84, तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता। यहां पर आ रहा है आवर्त सारणी में यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं और बाईं से दाईं की ओर जाएं तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों में एक प्रारूप दिखाई देता है। जैसे कि किसी आवर्त में रासायनिक क्रियाशीलता प्रथम वर्ग की धातुओं में बहुत ज्यादा, पर बीच में जाकर ये कम हो जाता है। ऐसे 17वें वर्ग में जाकर देखेंगे अपन, जो हैलोजेंस होते हैं उसमें ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता घटती है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे आप एक क्लास के बच्चे हैं, सब एक जैसे हो, सब 9th के बच्चे हो या सब 11th क्लास के बच्चे हो और एक जैसे गुण आपके अंदर है। 10th क्लास के बच्चों का कुछ अलग सिलेबस होगा, उनको एग्जाम में कुछ और करना है तो वो सब अलग होगा। तो अब ये देख रहे हैं कि क्यों पीरियोडिक टेबल में एक के नीचे एक आने वाले तत्वों के गुणधर्म एक जैसे या समान होते हैं। ठीक है, कौन कौन से गुणधर्म समान होते हैं? देखो, भौतिक गुणधर्मों की प्रवृत्ति, तत्वों के बहुत सारे भौतिक गुणधर्म जैसे गलनांक हो गए, क्वथनांक हो गए, संलयन हो गए, वाष्पीकरण हो गए, ये सभी के अंदर आवर्ती परिवर्तन दर्शाते हैं। आवर्ती परिवर्तन मतलब एक के बाद एक उनके अंदर समान गुणधर्म आ रहे हैं। इसके अलावा हम इस चैप्टर में परमाणु, आयनिक त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, ये सब यहाँ पर हम इसके अंदर इसका अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं पहला गुण जो है परमाणु त्रिज्या। आप सबने इससे पहले जो चैप्टर आपका परमाणु संरचना देखी थी उसके अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हम एक किसी परमाणु की संरचना को देखते हैं तो सेंटर में नाभिक होता है और बाहर क्या होते हैं, इसमें कोश होते हैं। अब परमाणु की त्रिज्या क्या होगी? अलग अलग परमाणु में अलग अलग कोश हो सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बोलता है, 1s1, तो हाइड्रोजन में टोटल एक ही कोश है। लिथियम की बात करें तो 1s2 2s1, तो लिथियम में कितने हैं, 2 कोश है। सोडियम में जाएंगे तो 3 कोश होंगे, पोटेशियम में जाएंगे तो 4 कोश होंगे। तो ऊपर से नीचे अगर जा रहे हैं तो अगर अपन देखें तो अलग अलग परमाणु में जितने ज्यादा कोश होंगे उसकी त्रिज्या या वो उसका साइज उतना भी बड़ा होगा। तो परमाणु त्रिज्या को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? परमाणु त्रिज्या कहेंगे हम नाभिक से सेंटर किसी भी एक, किसी विगलित गैसीय परमाणु में नाभिक से संयोजकता कोश या सबसे बाहरी कोश के बीच की दूरी, बाहरी कोश के बीच की दूरी को उस परमाणु की त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, क्या हुआ, नाभिक से जो भी उसका बाहर का कोश है, सबसे बाहरी कोश के बीच की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का कैसा स्ट्रक्चर है, नाभिक है और नाभिक के बाहर सिर्फ एक कोश है। तो नाभिक से उसके पहला जो संयोजकता कोश है उसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, उसकी परमाणु त्रिज्या। लिथियम की बात करें तो लिथियम में नाभिक सेंटर में होगा और बाहर कितने कोश दिख रहे हैं आपको, 2 कोश दिख रहे हैं। तो नाभिक से सबसे बाहरी कोश की दूरी, तो आपको क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या ज्यादा है या लिथियम की? जितने ज्यादा कोश होंगे उतनी ही ज्यादा त्रिज्या बढ़ेगी। तो अगर हम किसी ग्रुप में देखें, यानी कि एक वर्ग में देखा जाए, ऊपर से नीचे जाने पर, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसमें कितने कोश होंगे,
नाभिक, इसमें आपको ये मैंने कल बताया था, यानी कि लास्ट लेक्चर में बताया था कि जैसे जैसे हम आवर्त में नीचे जाते जाते हैं वहां पर कोशों की संख्या बढ़ती जाती है, यानी कि n का मान बढ़ता जाता है। इसके लिए हाइड्रोजन के लिए n का मान 1 होगा, यानी कि इसमें एक ही कोश था। लिथियम में n का मान क्या हो जाता है 2, सोडियम में 3, पोटेशियम में 4, रुबिडियम में 5 और सीजियम में 6 कोश होते हैं। तो क्या हो रहा है, कोश बढ़ते जा रहे, हाइड्रोजन की साइज सबसे छोटी, फिर उसके बाद लिथियम की साइज उसमें 2 कोश होंगे, फिर सोडियम की उसमें 3 कोश होंगे। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। तो अगर हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, एक रेगुलर इंटरवल पे बढ़ेगी। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहां आवर्तिता क्या हो रही है, इस आवर्तिता परमाणु त्रिज्या की आवर्तिता क्या होगी एक वर्ग में, जब भी एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या आपकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि कोशों की संख्या भी बढ़ रही है। और परमाणु त्रिज्या को मापने की इकाई, ये आपके एक मार्क में ये पूछा जाता है, परमाणु त्रिज्या को मापने की इकाई, परमाणु त्रिज्या को पीएम या पिकोमीटर में नापा जाता है। परमाणु त्रिज्या को पीएम या पिकोमीटर में नापा जाता है। तो यहां पर आपको क्या क्या देखना है, परमाणु त्रिज्या की परिभाषा याद कर लेनी है। आपको ये याद रखना है कि एक वर्ग में परमाणु त्रिज्या में क्या आवर्तिता होती है, हमेशा पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे किसी वर्ग में जाने पर परमाणु त्रिज्या हमेशा बढ़ेगी। और आवर्त में क्या होगा, देखो अब आवर्त की बात करेंगे हम। आवर्त में हमेशा आवर्तिता बाएं से दाएं देखते हैं, बाएं से दाएं। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जा रहे हैं, यानी कि लिथियम के बाद बेरिलियम, इधर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमेशा परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। क्यों घटेगी भाई, कारण क्या है, क्यों घट रही है? सबसे पहले देखो कि आप परमाणु जो है उसकी साइज किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नाभिक के ऊपर। नाभिक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और बाहर जो है इलेक्ट्रॉन वो बाहर के कोश में है। तो मैंने जब आपको, आपने क्लास 11th में आपका परमाणु संरचना वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक बल अंदर की ओर खींच रहा है, जो वो बल कौन सा है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को हमेशा अपनी तरफ खींचेगा। जब पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा तो साइज क्या होगी, घटेगी। अब देखो, जब हम एक वर्ग में लेफ्ट आवर्त में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो लिथियम को देखो, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन है 2,1, बेरिलियम 2,2, 2,3, 2,4, ऐसे करके 2,10 तक आ जाए, 2,8 तक आ जाते हैं। तो क्या दिख रहा है आपको कि सबके पास बाहरी कोश कौन सा है, सबके पास 2 ही कोश है, लिथियम हो चाहे बेरिलियम हो, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। पर आप देखो इनके परमाणु क्रमांक क्या है। लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3, बेरिलियम का 4, बोरोन 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो परमाणु क्रमांक जो होता है वही प्रोटॉन का नंबर होता है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश है, धन आवेश। अगर अंदर प्रोटोनों की संख्या बढ़ाते जा रहे हो, यहां पर देखो लिथियम के अंदर, ध्यान से देखना, लिथियम के अंदर, लिथियम के नाभिक में 3 प्रोटॉन दिख रहे हैं आपको, अंदर 3 प्रोटॉन दिख रहे हैं, और बाहरी कोश में, सबसे बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 प्रोटॉन बाहरी सेकंड नंबर के कोश को अपनी तरफ खींच रहे हैं। फिर आप आगे गए, चलो बोरोन पे आ जाओ, यहाँ 5 लोग नाभिक में है, 5 लोग सेंटर में है जो खींच रहे हैं सेकंड कोश को। फिर आगे जाते 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 नियोन तक 10 लोग सेकंड कोश को खींच रहे हैं। तो अंदर वाले लोग ज्यादा खींचेंगे तो साइज बढ़ेगी या घटेगी, तो परमाणु त्रिज्या घट रही है। क्यों, कारण यहां लिखो, पहला पॉइंट, जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है। कारण यह है क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। अगर आपके पास सवाल आता है परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, तो आप यहां से परिभाषा लिख देंगे कि किसी विगलित गैसीय परमाणु में नाभिक से संयोजकता कोश या बाहरी कोश के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। परमाणु त्रिज्या को किसमें नापा जाता है, इसकी इकाई पिकोमीटर होती है। वर्ग में परमाणु त्रिज्या का क्या ऑर्डर रहता है, तो वर्ग में हमेशा ऊपर से नीचे देखा जाता है। ऊपर से नीचे हमेशा जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है, क्योंकि कोश की संख्या बढ़ जाती है।
और बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, हमेशा परमाणु त्रिज्या घट जाती है क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। तो सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, आपके सारे क्वेश्चंस यहां पर इस बात से हो जाएंगे। ठीक है, तो यही परमाणु त्रिज्या के बारे में दिया हुआ है, बुक में भी दिखा देती हूं मैं आपको। क्या कि अगर हम देखेंगे पेज नंबर 84, वो जो मैंने आपको अभी यहां बताया है, प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। वीडियो पॉज करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो और अपने नोट्स में इनको आप ऐड कर लो। मैंने इसी की समरी बताई है कि परमाणु की त्रिज्या बहुत छोटी होती है। यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो परमाणु के चारों ओर उसकी जो स्पष्ट सीमा है वो निर्धारित नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप की, मतलब बुक में आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया हुआ है, मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से ये समझाया है। आप उदाहरण में भी देख सकते हैं। ये देखो, ये एक आवर्त है। आवर्त में देखो लेफ्ट से राइट जाने पर क्या बताया था मैंने, देखो एक तो त्रिज्या का मान पिकोमीटर में दिया हुआ है, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, देखो त्रिज्या घट रही है। इसकी 152 है लिथियम की, और फ्लोरीन आते आते क्या हो जाती है, 64। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, घट जाएगी। किसमें, एक आवर्त में। वर्ग में देखो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है। देखो लिथियम की 152 है, फिर सोडियम की 186 है, ऐसे बढ़ते बढ़ते 262 तक पहुंच गए। तो ऊपर से नीचे जाने पर, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ परमाणु त्रिज्या पढ़ा है। अब अगर अपन पढ़ लेते हैं आयनी त्रिज्या, आयन के बारे में बात करते हैं। यदि परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो धनायन बनता है, ये बात सबको पता है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन मिला दिया जाए तो ऋणायन बन जाता है। ठीक है, तो हम आयनी त्रिज्या की परिभाषा भी लिख लेते हैं, जैसे हमने परमाणु त्रिज्या की लिखी थी। ठीक है ना, तो आयनी त्रिज्या परिभाषा एकदम सेम होगी जो परमाणु त्रिज्या की होगी, पर वो एक परमाणु की बात कर रहे हैं, यहां हम एक आयन की बात कर रहे हैं। तो हम यहां लिखेंगे एक विगलित गैसीय आयन में नाभिक से संयोजकता कोश या बाहरी कोश के बीच की दूरी आयनी त्रिज्या, बीच की दूरी आयनी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, आयनी त्रिज्या को नापने की इकाई वही है सेम पिकोमीटर, और हम एक आयन में त्रिज्या देख रहे हैं। अब आयन कैसे बनता है ये आपको पता है। आयन जो है आपके पास दो प्रकार के हो रहे थे, कौन कौन से, एक था धनायन और एक क्या था आपके पास, ऋणायन था। धनायन जो है वो कैसे बनता था, इलेक्ट्रॉन के त्याग से धनायन बनता था, और ऋणायन किसे बनता था, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से बनता था। तो अब त्रिज्या में देख लेते हैं हम, पहला पॉइंट धनायन में त्रिज्या। धनायन में क्या होगा, अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11, यानी कि इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 11, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11। ठीक है, अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाता है। अब इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, देखो प्रोटॉन में तो कोई चेंज नहीं आता, वो 11 ही रहता है, पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद क्या हो गया, 10। अब तुम बताओ साइज क्या होगी, साइज का सीधा सीधा रिश्ता है नाभिकीय आवेश पर। ये जो सोडियम है, यहां पर हम देखें तो इसके नाभिक में 11 प्रोटॉन है। ये देखो, ये इसका नाभिक है, इसमें 11 प्रोटॉन है, और वो किसको खींच रहे हैं, बाहर 11, यानी कि बाहरी कोश को खींच रहे हैं। 11 लोग बाहरी कोश को खींच रहे हैं, और बाहरी कोश में कितने लोग हैं, 11 ही लोग हैं। और जबकि यहां पर 11 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन से बाहर, बाहर 10 ही इलेक्ट्रॉन है, एक कोश कम ही हो गया है। यानी कि ऐसे भी नहीं, देखो आपको मैं ऐसे इसका उदाहरण बताती हूँ। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया
तो सबसे पहले क्या होगा, ये 3s वाला इलेक्ट्रॉन इसका त्याग दिया। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s तो गायब ही हो गया। तो यहां पर देखो इसके पास जो सोडियम आयन है, यहां पर इसके पास कितने कोश है, एक कोश 1s वाला, दूसरा कोश जिसमें 2s और 2p है, और यहां पर ये तीसरा कोश है। तो यानी कि इसकी साइज में देखो तो ये नाभिक, फिर ये पहला कोश, फिर ये दूसरा कोश और ये तीसरा कोश। ठीक है, 3 कोश है इसके पास। तो यहां पर क्या हो रहा है, 11 लोग, तीसरे सबसे बाहरी कोश क्या हो गया, 3 कोश हो गए। जबकि सोडियम प्लस में जाके आप देखोगे तो क्या होगा, पहला कोश यानी कि 1s1 और दूसरा आपका ये रहा, ठीक है, और आपके पास ये देखो सिर्फ इसके पास 2 ही कोश दिख रहे हैं आपको, ये हो रहा है 1s1 और ये हो गया 2s2 2p6। तो साइज आपको वैसे छोटी दिख रही क्योंकि एक कोश कम हो गया है। तो जब जब धनायन होगा इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, तो क्या होगा, धनायन में त्रिज्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। इलेक्ट्रॉन के त्याग होने से क्या बढ़ जाएगा, नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा। और जब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो उसका आकार यानी कि साइज यानी कि त्रिज्या क्या हो जाएगी, हमेशा घट जाएगी। तो अगर आपको कभी भी पढ़ना हो कि धनायन में क्या होगा, धनायन की त्रिज्या उसके नॉर्मल नॉर्मल परमाणु से हमेशा ही कम हो जाएगी। और अगर आपके पास सवाल आ रहा है कि सोडियम और सोडियम प्लस में से किसकी साइज कम होगी, तो सोडियम से छोटा होगा सोडियम प्लस आयन। ठीक है, तो जैसे जैसे आप यहाँ ये लाइन लिख सकते हैं, अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि धनायन में सबसे काम की चीज, जैसे जैसे धनावेश में वृद्धि होगी, त्रिज्या क्या हो जाएगी, आयनी त्रिज्या घटेगी। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि Mg और Mg+2 में किसकी साइज छोटी होगी, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम +3 में किसकी साइज छोटी होगी, ये एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। तो क्या होगा, मैग्नीशियम से छोटा साइज क्या होगा, जितना ज्यादा धनावेश तुम्हें दिखे उतना साइज को छोटा कर देना। ठीक है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो चुका है, प्रोटॉन तो उतने के उतने ही है। तो यानी कि Mg की साइज बड़ी होगी, Mg+ की छोटी होगी, एल्यूमिनियम की साइज बड़ी होगी, एल्यूमिनियम 3+ की आपकी छोटी साइज होगी, सोडियम से सोडियम प्लस की साइज छोटी होगी। तो ठीक है, जैसे जैसे धनावेश में वृद्धि होगी त्रिज्या, कौन सी त्रिज्या, आयनी त्रिज्या घट जाएगी। कोई दिक्कत, इसका जस्ट उल्टा होएगा कहां पर, ऋणायन में। तो हम दूसरा पॉइंट देख लेंगे, क्या, ऋणायन में त्रिज्या। ठीक है, तो ऋणायन देख लेते हैं, उनमें त्रिज्या होती है। क्या त्रिज्या का क्या आयन होगा, क्या मतलब ऑर्डर होगा। यहां तक आपने आई थिंक धनावेश तक नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लो। देखो अब ऋणायन में देख लेते हैं, ऋणायन कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से बनते हैं। तो यहां पर क्या होता है, जैसे कि आपने देखा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, और प्रोटॉन भी कितने हैं, 8। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसने ऑक्सीजन 2- आयन बनाया, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 10 और प्रोटॉन तो 8 ही रह गए। तो नाभिक का आवेश पहले के कंपैरिजन में कम हो गया क्योंकि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में कम है। तो यहां पर क्या हो रहा है, नाभिकीय आवेश में कमी हो गई क्योंकि इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा ही हो जाएगी। तो नाभिकीय आवेश में क्या हो गई, कमी, और नाभिकीय आवेश में कमी होगी तो क्या होगा, आयनी त्रिज्या हमेशा, नाभिक कम खींचेगा तो साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो आयनिक त्रिज्या हमेशा बढ़ेगी। तो अब मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 2- में किसका साइज बड़ा है, तो जहां पर जितना ज्यादा ऋणावेश दिखे साइज उतना ही ज्यादा होगा। हमने क्या लिखा था, देखो यहां पर क्या हुआ था, ध्यान से ले देखो कि जब जब धनावेश में वृद्धि हुई आयनी त्रिज्या घट गई। तो अब क्या होगा, ऋणावेश में वृद्धि होगी तो आयनिक त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ ये स्टेटमेंट लिख लो कि अगर ऋणावेश में वृद्धि तो क्या होगा, आयनी त्रिज्या हमेशा बढ़ेगी। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं
कि सल्फर और सल्फर 2 माइनस में किसका साइज ज्यादा होगा, सल्फर 2 माइनस का ज्यादा होगा। पी और पी 3 माइनस आयन में किसका ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा तुमको ऋणावेश दिख रहा है साइज उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन 3 माइनस में किसका साइज ज्यादा होगा, नाइट्रोजन 3 माइनस आयन का साइज ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास आयनी त्रिज्या। आप आयनी त्रिज्या ऋणायन में और धनायन दोनों ही केसेस में आपने यहां पर देख ली है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो यहां पर हमने आयनी त्रिज्या भी पूरी तरीके से पढ़ ली है, यहाँ कुछ उदाहरण दे रखे हैं, आप इनमें नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। अब आपकी काम की बात, यहां अभी मैंने आपको क्या क्या एग्जाम्पल दिखाया, मैंने आपको सेम सेम दिखाया। कैसे सेम सेम दिखाया, जैसे सोडियम से सोडियम का ही आयन कंपेयर कराया, ऐसा क्वेश्चन दिया ना। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2 का दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन से ऑक्सीजन 2 माइनस का दिया। कभी आपसे अलग अलग के बारे में पूछ लिया जाए, जैसे मैं एक क्वेश्चन देती हूं आपको कि सोडियम प्लस एवं मैग्नीशियम 2+ आयन में की आयनी त्रिज्या की तुलना कीजिए। अब बताओ अब कैसे करोगे। अब बड़ी दिक्कत आ गई कि मुझे तो सोडियम के पास प्रोटॉन भी अलग है, इलेक्ट्रॉन भी अलग है, मैग्नीशियम के पास क्या है। तो यहां पर आपकी बुक में यहां एक चीज दी हुई है आयनी त्रिज्या के अंदर ही, देखिए जब परमाणु तथा आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है तो हम इसे सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज किसे कहते हैं। सम यानी कि समान, इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब इलेक्ट्रॉन। कभी दो स्पीशीज या दो चीजों में समान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। उदाहरण जैसे ऑक्सीजन 2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg प्लस 2, O2 माइनस, ये सब सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। कैसे करके देखें, चलो करके देखते हैं। जैसे कि आपको सोडियम और मैग्नीशियम की बात करें, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, 11, यानी कि इसके पास प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11, और इलेक्ट्रॉन की भी 11 होती पर एक प्लस चार्ज है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दिख रही है आपको, 10। मैग्नीशियम +2 आयन की बात करते हैं, मैग्नीशियम के का परमाणु क्रमांक होता है 12, दैट मीन्स इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 12। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं 12 में से, तो अब कितने बचे, 10। तो आपको दोनों में क्या खास चीज दिख रही है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, तो हम इनको क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। समान इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो समान हो गई, परंतु जो साइज होता है, अब आपसे पूछा है इनकी त्रिज्या की तुलना कीजिए। साइज का सीधा सीधा रिश्ता किससे, नाभिकीय आवेश से, यानी कि जब जब आप साइज की बात करेंगे, जितना ज्यादा नाभिकीय आवेश होगा साइज उतनी ही कम होगी, यानी कि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। अगर नाभिकीय आवेश ज्यादा है तो वहां पर उसकी साइज छोटी होगी। अब इन दोनों में से Na+ और मैग्नीशियम +2 में बताओ मुझे किसका नाभिकीय आवेश ज्यादा है। यहाँ देखो, यहाँ पे 12 लोग खींच रहे हैं, 12 प्रोटॉन, और यहाँ पे 11 ही हैं, यानी कि मैग्नीशियम 2+ के पास क्या है, नाभिकीय आवेश ज्यादा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम +2 की साइज छोटी हो जाएगी, किससे, Na+ से। इस प्रश्न का आंसर ये आ गया। तो आपको एक बात क्या समझ में आई, अगर सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है जिनके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर समान है, तो जितना ज्यादा धनावेश होगा साइज उतना कम होगा, जितना ज्यादा ऋणावेश होगा साइज उतना अधिक होगा। तो अब हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट निकाल के ले आते हैं, मैं निकाल लेती हूँ एक स्टेटमेंट, देखो ये सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है आपके पास। जब भी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का क्वेश्चन आ जाए, आपको देखना है कि यहां पर समान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन का संख्या समान होती है। इनको कैसे करना है, इनकी आयनिक त्रिज्या का क्रम क्या होगा, जितना ज्यादा धनावेश होगा साइज उतना ही छोटा होगा या निम्न होगा, और जितना ज्यादा ऋण आवेश होगा उतना ही साइज अधिक होगा या ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, यानी कि हम एक सवाल करेंगे जिसमें हम सारे क्वेश्चंस को पूरी तरीके से कर लेंगे, पर हाँ आपको ये पहचानना आना चाहिए कि वो दोनों, वो जो भी आपको क्वेश्चन में दिए
वो समान इलेक्ट्रॉन रखते हैं या नहीं। इसके लिए आपको परमाणु क्रमांक सही से आना चाहिए। तो जैसे आपको क्वेश्चन दिया, ऑक्सीजन 2 माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस, F माइनस, एल्यूमिनियम 3 प्लस और नाइट्रोजन 3 माइनस, इन सबको अपनी त्रिज्या के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो जब आपके पास ऐसा सवाल आ गया तो सबसे पहले आपको एक एक को चेक करना है कि क्या ये समान इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है या नहीं। तो उसके लिए आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण करे, मतलब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। ये दोनों समान इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गई। ऐसे मैग्नीशियम में 12 होते हैं, 2 गए, 10 बचे। फ्लोरीन में 9 होते हैं, 1 ग्रहण कर लिया, 10 हो गए। एल्यूमिनियम +3 में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, कितने बचे? 10। नाइट्रोजन में 7 होते हैं, 3 ग्रहण कर लिए, 10। मतलब सभी के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन का नंबर समान है। बस अब हमने क्या बोला? जितना ज्यादा धनावेश उतना साइज छोटा, जितना ज्यादा ऋणावेश उतना साइज बड़ा। तो हम इनको धनावेश और ऋणावेश के बढ़ते घटते क्रम में इनको रख लेते हैं। तो अब हम इनको अरेंज करते हैं कैसे? इनके आवेश के आधार पर। जितना ज्यादा ऋणावेश उतना बड़ा साइज। तो सबसे ज्यादा ऋणावेश किस पे दिख रहा है? नाइट्रोजन के ऊपर, फिर उसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर और उसके बाद फ्लोरीन के ऊपर। तो जितना ज्यादा ऋणावेश साइज उतनी ज्यादा, मतलब N3 माइनस सबसे ज्यादा त्रिज्या होगी, फिर O2 माइनस, फिर F माइनस। फिर जितना ज्यादा धनावेश उतना साइज छोटा। तो इसके बाद यहां पर सोडियम दिख रहा है +1 वाला, फिर उससे छोटा मैग्नीशियम जिसके ऊपर +2, और एल्यूमिनियम पे तो +3 आ रहा है, बहुत ही छोटा साइज आ रहा है। तो फाइनली आपका ये आंसर हो गया कि ये बढ़ते घटते क्रम में इनकी आयनिक त्रिज्या का। तो आई थिंक आपको आयनिक त्रिज्या समझ में आ गई है। एक क्वेश्चन और मैं दे देती हूं, आप ट्राई करना क्या वो सामान्यिक स्पीशीज है या नहीं, और उनको किस तरीके से अरेंज करेंगे। तो हम करते हैं, एक तो फॉस्फोरस 3 माइनस, K+, कैल्शियम 2+, सल्फर 2 माइनस। इन चारों को आप अपनी परमाणुक त्रिज्या के बढ़ते क्रम में अरेंज कीजिए या लिखिए, बढ़ते क्रम में लिखिए। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहां तक हमने आयनिक त्रिज्या पढ़ ली है। अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो है आयनन एंथैल्पी। तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप प्लीज कमेंट करिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको जो ये सेशन है वो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप लोग वीडियोस देखते हैं पर लाइक नहीं करते। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट में लिखिए। समझ में आ रहा है तो भी लिखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो भी लिखिए। तो डेफिनेटली हम इसको आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।